हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभय। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अपने इन वीडियोस में हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं और जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है रेशो एंड प्रोपोर्शन, इसका बेसिक मैंने आपको करा दिया और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने कराए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन अपने आप में टाइप है, तो आप वीडियोज़ को पूरा देखें। ऐसा नहीं है कि आप कोई बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन देखे जाएंगे, तो हर एक टाइप का आपका कोई टाइप छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जिस टाइप के क्वेश्चंस को घर पे करके जाएंगे एग्ज़ाम में, उस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप एग्ज़ाम में जाते हो और आपको कोई नया क्वेश्चन वहाँ पे दिखाई दे जाए, तो वो नया हो सकता है आप यहाँ पे उसको प्रैक्टिस करके नहीं गए हो, क्योंकि फिर आपको एग्ज़ाम में नए तरीके से सोचना पड़ेगा, तो उसमें आपका टाइम जाएगा। तो इसलिए हर एक टाइप का क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, तो आप मेरी वीडियोज़ को देखिए और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन साइड में दिखाई देंगे, मैं अपने फ़ोन से क्वेश्चन आपको कराऊंगा। फ़ोन में क्वेश्चन पेपर है, तो इसके 20 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 20 टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं हमने पिछली वीडियोज़ में। अब आगे के 20 क्वेश्चन हम और करेंगे, 20 टाइप मतलब और करेंगे। ठीक है, तो पहला टाइप ये रहा आपके सामने। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, एक कंपनी ए द्वारा निर्मित यूनिटों की संख्या 2019 में 12,500 यूनिट और 2020 में 10,625 यूनिट थी, जबकि कंपनी बी में उत्पादन 2019 में 34,000 यूनिट से गिरकर 2020 में 30,600 यूनिट हो गया। यदि एक्स और वाई कंपनी ए और बी द्वारा क्रमशः 2019 से 2020 तक निर्मित इकाइयों की संख्या, जो यूनिट बोल रहा था पहले, अब उसने इकाई बोल दिया, ये इकाइयों की संख्या में प्रतिशत कमी है, तो एक्स और वाई का अनुपात क्या होगा। जो उनके उत्पादन में प्रतिशत कमी है ना, उनको उसने एक्स और वाई मान रखा है, तो उनके बीच का अनुपात पूछ रहा है, प्रतिशत कमियों के बीच का अनुपात। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले वर्ष लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। इधर हमने लिखा वर्ष 2019 और इधर लिखेंगे वर्ष 2020। अब हम एक तरफ तो लिखेंगे कंपनी ए का उत्पादन, उसके नीचे लिखेंगे कंपनी बी का उत्पादन। ठीक है, या आप इसको इससे भी अच्छे तरीके से आप इसकी टेबल बना सकते हो। कैसे? आप इसमें ना कंपनी का नाम ऊपर लिखिए ए और बी, वर्ष इधर लिखिए। ठीक है, वर्ष इधर लिखिए। ये सारी सारणी एक तरीके से आ जाएगी। 2019 और 2020। अब 2019 में कंपनी ए का उत्पादन कितना था? 12,500। 12,500 और 2020 में इसका कितना उत्पादन रह गया था? 10,600। ठीक है, बी का देखिए, बी का 2019 में कितना था? 34,000 यूनिट। कितना? 34,000 यूनिट। और 20 में इसका गिरकर कितना रह गया? 30,600 है। हाँ, 30,600 यूनिट। और ये 600 नहीं था, ये 625 यूनिट है। 10,625 यूनिट। ठीक है, बस अब देखिए क्या करना है। हमें इन दोनों, इनके बीच की कमी निकालनी है। ये देखिए कमी हो ही रही है। 12,500 से 10,500 घट गया, 34,000 से 30,600 हो गया, मतलब घट गया। तो पहले इनकी कमी निकालेंगे, और कमी का अनुपात नहीं पूछा है, प्रतिशत कमी का अनुपात पूछा है, तो हमें क्या करना है, प्रतिशत कमी निकालनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे कमी। क्या करेंगे? कमी लिखेंगे। तो कमी कितनी हुई, घटा लो इसको। कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और ये बचा 4, 14 हो जाएगा। 14 में से 6 गया 8, और इधर 1 बचा, 1875 की कमी। ठीक है, इधर देखिए, इधर कितने की कमी होगी? देखो 3,000 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 31,000। और 400 और कम करोगे तो ये हो जाएगा। तो 3,400 की कमी यहाँ पे हुई, 3400 की कमी। ठीक है, अब प्रतिशत कमी आपको पता है। आपको प्रतिशत किसके पे निकालना है? जो उत्पादन पहले था, क्योंकि कमी इसी के ऊपर हो रही है। तो प्रतिशत कमी भी देखोगे तो इसी के रेस्पेक्ट में देखोगे, इसी के संदर्भ में देखोगे कमी। तो 12,500 का फिर आप क्या करो, ये लिखो। इसका प्रतिशत बनाएंगे तो क्या करेंगे? गुणा 100 करेंगे।
इसकी प्रतिशत कमी निकालने के लिए बटे में 34,000 है और गुना में 100 करेंगे। ये x है और ये y है। ये प्रतिशत कमी है, ये प्रतिशत कमी है। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, आपको इनका डिफरेंस लेना है, सीधा डिवाइड करना है यहाँ पे तो गुना 100। उससे भी छोटा बताऊंगा क्योंकि गुना 100 दोनों में है। जब आप अनुपात लेते हो तो क्या करते हो, अनुपात लेने में आप इनको कॉमन टेबल से डिवाइड करते हो। तो 100 इसमें भी है और इसमें भी है, काट दो भाई, ठीक है। इसके अपोन में 2 जीरो, इसके अपोन में 2 जीरो, काटो इनको भी। फिर क्या करना है, अब हमें और इसमें क्या कर सकते हैं, एक जीरो से ये जीरो गई। इस सच में 34,000 से 3400 की कमी हुई है। हाँ 3400 की कमी हुई है। तो देखो ये 34 से जाएगा 10 बार, चला गया 10 बार। अब ये देखो 25 से भाग होने वाली संख्या है तो नीले से करता हूँ इसको, फिर दिखाई देगा साफ साफ क्योंकि ज़्यादा घिचपिच हो जाएगी। 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 सिक्का 150, 25 सत्ते 175, बचे कितने 12 और 5, 25 पंजे 125, 5 से एक बार और भाग दो तो कितना आएगा 15 पंजे 75। तो क्या बचा 15:10 बचा। और फिर ये 5 से भी भाग हो रहा है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो 3:2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। x और y के बीच में जो अनुपात होगा वो कितना होगा, ये होगा 3:2। क्या किया हमने, उसने उत्पादन दिया था 2019 का, 2020 का, कंपनी ए का, उसकी कमी कराई और कमी में पूछा प्रतिशत कमी x है, ठीक है। कमी में बताया प्रतिशत कमी क्या है इसकी, x है। ऐसे इस बी में बताया बी का उत्पादन 2019 में हुआ, ये 20 में हुआ, इसमें कमी हुई और इसकी कमी का प्रतिशत क्या था, y था, ठीक है। इसकी कमी का प्रतिशत y था। तो पहले के अंदर जो प्रतिशत कमी थी और जो दूसरे के अंदर प्रतिशत कमी थी उनके बीच का क्या पूछ रहा था, अनुपात पूछ रहा था। तो हमने सीधा क्या किया, पहले कमी यहीं पे कैलकुलेट कर ली, ऊपर नीचे लिखा तो इसलिए घटाने में आसानी होगी, इसलिए ऐसे बनाया। नहीं तो पहले मैं क्या कर रहा था, 2019 यहाँ पे लिख रहा था, 20 यहाँ पे, तो वो नहीं करना था, ठीक है। ऐसे बनाओ, घटाने में आसानी रहेगी, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, तब तक आपको क्वेश्चन साइड में दिख जाएगा। और अगर क्वेश्चन छोटा दिखे तो ये जूम हो जाता है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे फीचर ये बहुत अच्छा है कि आप वीडियो के कोई से भी पार्ट को जूम कर सकते हो, ठीक है, करके देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है देखो जरा। कह रहा है 40 अधिकारियों वाले, देख रहा है क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करना खुद से, ठीक है। क्या कह रहा है, 40 अधिकारियों वाले कार्यालय में क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के अधिकारियों का औसत वेतन क्रम से 600 रुपये, 750 रुपये और 1000 रुपये प्रतिदिन है। कार्यालय में क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के अधिकारियों की संख्या क्रम से 5:4:1 के अनुपात में है। यदि अधिकारियों की कुल संख्या 40 है तो सभी अधिकारियों का मासिक औसत वेतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं, देखिए क्या है, 3 क्लास हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है ये। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ठीक है। क्या दिया है, दैनिक औसत वेतन दिया है ना इनका, हाँ औसत वेतन क्रम से ये प्रतिदिन दैन, ठीक है। तो प्रतिदिन यहाँ पे लिखते हैं वेतन, ठीक है, प्रतिदिन का, प्रतिदिन का वेतन लिखेंगे। ए क्लास वालों का कितना है 600 रुपये, बी क्लास वालों का 750 रुपये और सी क्लास वालों का 1000 रुपये। ये है इनका दैनिक प्रतिदिन वेतन, मतलब दैनिक प्रतिदिन की बात है, दैनिक वेतन है। क्लास ए के अधिकारी लेते हैं 600, बी के लेते हैं 750, सी के लेते हैं 1000 रुपये प्रतिदिन। अब क्या कह रहा है, इनके जो अधिकारियों की संख्या है ना उनके बीच में अनुपात क्या है, ठीक है। अधिकारी की संख्या, अधिकारी की संख्या, इसके बीच का अनुपात क्या दिया है, इसके बीच का अनुपात दिया है 5:4:1। और टोटल अधिकारी कितने दिए हैं, टोटल अधिकारी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल
अधिकारी बराबर 40। ठीक है, टोटल अधिकारी कितने दिए हैं? 40 अधिकारी दिए हैं। तो जब टोटल 40 अधिकारी दिए हैं तो क्या करोगे आप? पहले अधिकारियों की संख्या निकालने बैठोगे, फिर इन सबके वेतन निकालने लगोगे, औसत निकालोगे? नहीं, वो नहीं करना है। जो अनुपात दिया है ना, आप अनुपात पे निकाल लो, तब भी औसत वही आएगा। आप पहले अधिकारियों की संख्या निकालो, क्लास ए के, क्लास बी के, क्लास सी के, तब आप औसत निकालने जाओगे, तब भी वही आएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या है, आप अनुपात वाली संख्या से ही क्या कर लो, इसका औसत निकाल लो। ठीक है, तो देखिए मेरे पास अगर क्लास ए के 5 अधिकारी हैं तो कुल मिला के कितना वेतन लेंगे एक दिन का? 5 छंग 30, और कितनी जीरो है? 2। तो 3000 का खर्चा आएगा क्लास ए के अधिकारियों के ऊपर। बी का कितना आएगा? 75 दूनी 150, और 150 दूनी 300, और एक जीरो और है, 3000 ही इनके पास आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, 7 चौक 28, 8 2800 हो जाएगा अगर इसे 700 देखोगे, और 50 को 4 से गुना करोगे 200, और 2800 और 200 3000। और इनका देखोगे तो 1000 रुपये खर्च इनके ऊपर हो रहा है दिन का। ठीक है, औसत पता है क्या होता है? औसत का फॉर्मूला होता है, औसत होता है कुल खर्च या कुल खर्च बटे अधिकारी टोटल अधिकारी। ठीक है, ये होता है औसत का फॉर्मूला। अब आपको दिख रहा होगा टोटल अधिकारी तो 40 दिए हैं क्वेश्चन में। नहीं भाई, हमने कैलकुलेशन इनको लेके की है। ठीक है, तो आपको ये काउंट करने हैं, 4 5 9 और 1 10। तो अगर आप इनको औसत निकालने जाओगे तो क्या करोगे? इनको जोड़ के बटे 10 कर दोगे। कुल खर्च, इन पे खर्च, इन पे खर्च, और इन पे ए बी सी के खर्च कितना है? 3000, 3000 और 1000, 3 और 3 6 और 1 7000। कितना आएगा ये? औसत बराबर 7000 बटे 10। तो 700 रुपये एक अधिकारी के ऊपर खर्च आएगा प्रतिदिन का। औसत ये होगा 700 रुपये का। ठीक है, ऑप्शन में है कोई सा? होना चाहिए। अच्छा, महीने का पूछा है। ठीक है, महीने का पूछा है, तो ये एक दिन का है। ये कितने का है? ये एक दिन का है। तो अगर हमें महीने का निकालना है तो एक महीने में उसने दिन दिए हुए हैं 30, तो 30 से गुना इसमें कराओगे 7 या 21, तो 21,000 आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पूरा। मासिक औसत खर्च। तो एक दिन का खर्च औसत कितना है? 700। टोटल दिन कितने हैं? 30। तो 700 गुना 30 मतलब 21,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए रीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करोगे, आसान क्वेश्चन है। अरे यार, ये क्वेश्चन नंबर 23 था। ये क्या था? क्वेश्चन नंबर 23 था। 22 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, उसको हम अभी करेंगे। ठीक है, चलिए आप इसको तब तक क्वेश्चन नंबर 22 को करिए, मैं आपको कराता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे अब। 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? दो संख्याएं दी हैं, लेकिन संख्या संख्यात्मक मान में नहीं है, बीजगणितीय रूप में है, एलजेब्रिक फॉर्म में है। ठीक है, ये कैसी फॉर्म होती है? एलजेब्रिक फॉर्म होती है। दूसरी संख्या हमारी क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इनका क्या निकालना है? मध्यानुपाती। क्या निकालना है? मध्यानुपाती।
ये निकालना है आपको इसका। ठीक है, तो कैसे करोगे? पहले तो आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले आने चाहिए दो चार। अगर आपको अलजेब्रा के दो चार फॉर्मूले आते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, नहीं तो आप इसको छोड़ के आ जाओगे। ठीक है, तो अनुपात में ही है जबकि ये क्वेश्चन अनुपात समवार पर। और देख लो अलजेब्रा डाल दिया इसमें, क्या है संख्या, क्या है ये। एक तो ये फॉर्मूला दिखना चाहिए आपको, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये दोनों फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आप इसको कर लोगे। तो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैं फॉर्मूले ही लिख देता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूले लिखता हूँ। तो जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर कहीं पे लिखा है तो आप इसको, इसके फैक्टर कैसे करेंगे, इसके फैक्टर आप ऐसे करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक तो ये, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, ये आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाला फैक्टर एक दिखाई दे रहा है, सेम है ना। तो ये एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में दो वर्गों का अंतर। ये ए का वर्ग है, ये बी का वर्ग है, दो वर्ग लिखे हों तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, दो वर्गों का अंतर। तो इसका जो भी मान आएगा, आप किसी संख्या पे भी ट्राई करेंगे तो ये एक बार तो जोड़ दो ए प्लस बी, और एक बार इनको घटा दो ए माइनस बी, और उनकी गुना करा दो। ठीक है, ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। आपको ये फॉर्मूले इसमें यूज़ करने हैं, तब आपका माध्यानुपाती आएगा। लेकिन ये मध्यानुपाती के फॉर्मूले नहीं हैं। मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर, चलो फॉर्मूला ब्लू से लिखते हैं, रूट के अंदर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, ये होता है मध्यानुपाती का फॉर्मूला। तो आप क्या करोगे, जब आप मध्यानुपाती निकालोगे, मध्यानुपाती को m से भी लिख देते हैं वैसे तो, ठीक है, या x से लिख देते हैं, कुछ भी, मतलब मैंने m मान लिया यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, m की वैल्यू लिखूँगा रूट के अंदर पहली संख्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसका फॉर्मूला खोल दो, रूट के अंदर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसको आप माइनस ए बी को पहले लिख दो, बी स्क्वायर को बाद में लिख दो, प्लस का कोई दिक्कत नहीं है, उससे लिख सकते हो, अपॉन ए माइनस बी। दूसरी संख्या हमारी क्या है, इसका भी फॉर्मूला खोल दो, ए प्लस बी और गुना में ए माइनस बी, और अपॉन में क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है। तो क्या होगा, a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कट गया, a प्लस बी यहाँ है और a प्लस बी यहाँ है। ठीक है, जब आप दो सेम संख्याओं की गुना करा देते हो, एक जैसी संख्याओं की, जैसे 5 गुना 5 कराओगे तो इसका मतलब क्या है, 5 का वर्ग। 5 का वर्ग जानते हो ना आप, या किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करते हो, उस संख्या की उसी संख्या में गुना। अब a प्लस बी कोई एक संख्या है, जैसे मैं 2 प्लस 3 करूँ और 2 प्लस 3 मैं किसी भी देश में जाके या किसी भी जगह पे जाके कर लूँ, 2 प्लस 3 का मान तो नहीं बदलने वाला। ऐसे ये a प्लस बी है और इधर भी a प्लस बी है, तो इनका मान तो नहीं बदलने वाला, ये दोनों एक ही योग, इसका योगफल हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। अगर a और b के मान एक जैसे हैं तो इनका मान कैसा आएगा, समान आएगा। तो a प्लस बी की a प्लस बी में गुना करोगे तो इसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है रूट से कोई संख्या बाहर आती है तो क्या आती है, ये वर्ग कट जाता है, किसी के ऊपर पूर्ण वर्ग होता है, कोई संख्या पूर्ण वर्ग होती है तभी तो रूट से बाहर आती है। तो ये a प्लस बी का पूर्ण वर्ग है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो मध्यानुपाती की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। क्या किया हमने, दो संख्याएं हैं, इनका क्या पूछा है उसने, मध्यानुपाती पूछा है। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए तो हमें मध्यानुपाती का फॉर्मूला पता होना चाहिए, रूट के अंदर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। और इसके बाद इसने संख्या नहीं दी हुई है, इसने अलजेब्रा की फॉर्म में दी है, बीजगणित की फॉर्म में दिया है इसने संख्याओं को। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप फॉर्मूले रिवाइज कर लेना अलजेब्रा के, अगर आपने बहुत दिन से रिवाइज नहीं किए हैं तो।
और फिर हमने क्या किया, रूट के अंदर रखा पहली संख्या दूसरी संख्या को और फॉर्मूले खोल दिए, जो कटा काट दिया और जो बचा उनकी गुना करा दी। और गुना कराने के बाद हमारा क्या बचा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और रूट से बाहर निकालने के लिए क्या होता है, जो स्क्वायर होता है वो हट जाता है, तो a प्लस बी के ऊपर जो होल स्क्वायर था वो स्क्वायर हट चुका है, तो क्या आया बाहर, a प्लस बी आया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दिख जाएगा उधर साइड में। ट्वेंटी थ्री तक क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए जरा। कह रहा है ए की आय का बी की आय से अनुपात 4:3 है। मतलब ए और बी की आय का अनुपात दिया है। पूछ रहा है या आगे और बताया है, ए का व्यय उसकी आय का व्यय, ए का व्यय उसकी आय का व्यय 5/12 है, और ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है और बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है। उनके व्यय का अंतर 4500 है, तो बी की आय बतानी है कितनी है। ठीक है, चलिए ए और बी की आय का अनुपात दिया है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। ए और बी कोई दो प्राणी हैं। आय को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। IN से मैंने उसको लिख दिया। तो इनकी आय का अनुपात कितना दिया है, 4:3 दिया है। इनकी आय का अनुपात कितना दिया है, 4:3। अब उसने पता है क्या कहा है, उसने इनके व्यय का अनुपात नहीं दिया है, इन्होंने बस अपने आप में मतलब ए का खुद का खर्चा बता रहा है कि इनकम का कितना है। तो वो कह रहा है ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है। अगर ए की बात करूं, ए का एक्सपेंडिचर, अगर मैं ए की बात करूं तो इसका एक्सपेंडिचर क्या है, इनकम का मतलब इनकम गुणा 7/7 नहीं 5/12। तो इनकम का 5/12 है, इनकम 4 है और खर्चा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/12 उसका, तो फ्रैक्शन में आएगा। तो देखो ये क्या है आपने फ्रैक्शंस पढ़ी होंगी, आपने फ्रैक्शंस पढ़ी होंगी। तो फ्रैक्शंस जब आप पढ़ते हो तो ये 5/12 लिखा है। अगर मैं इनकम 12 है तो खर्च कितना कर रहा हूँ, 5 कर रहा हूँ। खर्चे को मैं क्या लिखता हूँ, एक्सपेंडिचर लिखता हूँ। खर्चे को क्या लिखता हूँ, एक्सपेंडिचर। तो देखिए इनकम तो ये एक ही है, यहाँ पे भी एक ही इनकम है, तो एक ही इनकम बदल थोड़ी जाएगी अलग अलग जगह जाके। वो अगर किसी डेट में कोई काम करता है तो जो उसकी इनकम अपने घर में है वही उसके इनकम उसके बाहर पे बताएगा जाके, जो अपने घर बताएगा। या जो उसको इनकम मिलती होगी जहाँ पे भी वो काम करता होगा, जितनी तनख्वाह उसको उसके घर पे रहने में मिलती होगी वहीं, अगर वहीं पे काम करता रहेगा तो कहीं और जाके रहेगा तब भी उतनी इनकम मिलेगी। तो यहाँ पे 4 दिखाई दे रही है, यहाँ पे 12 दिखाई दे रही है, तो हमें इनकम क्या करनी पड़ेगी, सेम बनानी पड़ेगी। तो इसको 4 को 12 बनाने के लिए हम 3 से गुना कराएंगे, 4 या 12 हो गया। लेकिन ये वाला रेशो सेम नहीं रहेगा, पहले 4:3 था, अब ये 12:3 हो गया। तो इसको सेम रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, अब इसका खर्चा कितना दिया है, 5 दिया है। अब ये तीनों एक ही नंबर से क्या है, रिलेट करते हैं, मतलब एक ही सीक्वेंस में है। ठीक है, इनके बीच में को रिलेशन है। अब उसने क्या कहा है, अब वो कह रहा है, ये क्या था, ए के लिए था, अब मैं लिख रहा हूँ बी के लिए। ये पूरा ए के लिए है, अब मैं लिखूंगा बी के लिए। तो बी की आय क्या क्या है, बी का व्यय उसकी आय का कितना है, 7/15 है। अगर ये नीचे वाला इनकम है तो ऊपर वाला क्या है, एक्सपेंडिचर। अगर उसकी इनकम 15 है तो वो खर्च कितना करता है, 7 करता है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना है, ये तो 3 या 9 बन गया, और ये क्या हो गया, 15 हो गया। ये कितना हो गया, 15। तो इनको तो सेम बनाना पड़ेगा। तो अगर 9 और 15 को सेम बनाओगे तो वो कहाँ जाके बनेगा, वो बनेगा किस पे, 45 पे। इनका एलसीएम क्या होगा, 45। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्हें इक्वल करना पड़ेगा फिर। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको 45 बनाएंगे तो इसमें 3 से गुना, ऊपर भी 3 से गुना, तो ये कितना हो गया, 21/45 हो गया। इसको बनाओगे 45, 9 पंजे 45 होगा, तो 5 से गुना कराओगे, इधर भी 5 से गुना करानी पड़ेगी और इसमें भी 5 से गुना करानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, लिखो इसको, 7 × 3। चलिए अब उसने पूछा क्या था,
पूछा था उसने बी की आय, उन्होंने ना इसका क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है खर्चे का। चलो अभी देखते हैं। तो अब इसे हटा दूं, अगर ये दोबारा देखना हो तो पीछे देख लेना, ये सारा बी के लिए मैंने काम किया है। ठीक है, चलिए। अब उसने इसके खर्चे का अंतर दिया, ये कितना हो जाएगा, 5×5 = 25 हो जाएगा ये तो 25 लिख दूं इसको हटा के, 25 लिख दिया। ठीक है, तो देखो कितना अंतर है यहाँ पे, तो 4 का अंतर है, अनुपात के हिसाब से 4 का अंतर है ए और बी के खर्चे में। लेकिन वास्तव में कितना खर्चा दिया हुआ है, वास्तव में खर्चा दिया हुआ है 4500। तो हम इस 4 को किसके बराबर रख देंगे, 4500 रुपये के बराबर रख देंगे। ठीक है, 4 को किसके बराबर रखेंगे, 4500 रुपये के बराबर। और पूछा क्या गया है हमसे, बी की आय पूछी गई है। तो बी की आय कितनी है देखना जरा, बी की आय है 45, ये कितना आएगा, 45 आएगा। बी की आय 45 है, तो इसे 45 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट में दे रखा है कि इसने आंसर, पॉइंट में तो नहीं दिया। अच्छा, 4 से पूरा भाग हो जाएगा, बाद में दोनों डिजिट क्या है, 4 से विभाज्य हैं, तो पूरे भाग हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 45 बराबर 4500/4 गुना 45। अगर आपको 45 का वर्ग करना आता है तो बहुत अच्छे, 4 से 100 को भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 45 के वर्ग में 25 की गुना, वर्ग करना मैं सिखा देता हूँ कैसे होता है। 5 की 5 में गुना 25, हासिल कितना 2, 4 और 4 को जोड़ोगे 4 4 8, 8 पंजे 40, 40 और 2 42। अब हासिल कितना है 4 है, 4 चौक 16 और 4 20। ठीक है, ये होता है 2025, 45 का वर्ग। ठीक है, अब इसमें किसकी गुना करनी है, 25 की और गुना करनी है, तो आ जाएगा 25 की, 25 पंजे 125, 12 बचे, 25 दूनी 50, 12 62, ये हो जाएगा। और 25 दूनी 50, 50,625। कोई सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बी की इनकम कितनी है, 50,625 रुपये। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था बड़ा ही। तो आपको क्या करना था, बस इनकी इनकम का रेशो दिया था, आप इनको इक्वल बनाओगे। जो खर्चा दिया था मैंने मिटा दिया वो, इनका जो खर्चा दिया हुआ था, जैसे ये 5/12 का खर्च कर रहा था, तो मैंने इसको 4 को और 12 को क्या बनाया, इक्वल बनाया। 12 पे जाके हो जाएगा ऊपर 3 की गुना। देख लेना एक बार फिर से अगर देखने की ज़रूरत हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, कह रहा है 46,800 रुपये की राशि को ए बी सी और डी में, ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी का संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 8:5 है। बी के हिस्से का सी के हिस्से से, बी का हिस्सा सी से अनुपात 5:4 है। ए को 18,400 रुपये मिलते हैं। यदि एक्स ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर है और वाई सी और डी के हिस्से के बीच का अंतर है, तो एक्स माइनस वाई का मूल्य क्या होगा। चलिए देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको। टोटल राशि कितनी है, टोटल अमाउंट ये है हमारे पास 46,800 रुपये। अब ये बांटनी है किसमें, ए बी सी और डी। ठीक है, इन 4 लोगों में बांटनी है। ए और डी का संयुक्त हिस्सा, तो मतलब ए प्लस डी, संयुक्त हिस्से का अनुपात, संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्सा मतलब बी प्लस सी, इनसे अनुपात कितना है, 8:5 के अनुपात में, 8:5 के अनुपात में है। फिर कह रहा है बी के हिस्से का सी से अनुपात 5:4 है। बी अनुपात सी कितना है, बी के हिस्से का सी से अनुपात 5:4, तो 5:4 है बी और सी का। ठीक है, एक बात और बोली हुई इसने, ए को मिलते हैं 18,400। ए का हिस्सा कितना है, ए को मिले
18,400 रुपये। ए को कितने मिले? 18,400 रुपये मिले। यदि x ए और बी के हिस्से का अंतर है, x क्या है? a माइनस बी। क्या दिया है? x इक्वल टू a माइनस बी और y इक्वल टू सी और डी, मतलब डिफरेंस है, जिसका ज़्यादा होगा उसके में से घटा देंगे। और ये क्या है? सी डिफरेंस डी। डिफरेंस का साइन नहीं होता है, माइनस नहीं होता, माइनस में लहरा पड़ जाता है, बिल्कुल जैसे पानी की लहरें होती है ऐसे। ठीक है, तो x माइनस वाई पूछा है उसने। क्वेश्चन में क्या पूछा है? x माइनस वाई क्या होगा। मैं वो क्वेश्चन हटा रहा हूँ उधर से, सारा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। ठीक है, अब इसका आंसर पूछा है उसने आपसे x माइनस वाई का। चलिए देखिए क्या करेंगे। पहले तो हम देखेंगे a प्लस बी, बी प्लस सी यहाँ पे कितना है? बी प्लस सी यहाँ पे कितना है? 9 है। ठीक है, और यहाँ कितना है? 5 है। तो इस 9 और 5 को इक्वल बना लो। किस पे जाके बनेगा? 45 पे बनेगा। तो इसमें तो 5 की गुना कर दो और इसमें किसने की गुना कर दो? 9 की कर दो। अभी इसकी 5 में इसकी भी हो जाएगी, तो ये कितना कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25 और ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये 9 की इसमें करिए तो इसमें भी करनी पड़ेगी, 8 गुना 9। ठीक है, तो ये 8 9 72 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? कुल राशि कितनी है वो हम वहाँ पे देखेंगे। या एक काम करो, इसको अभी मत करो ऐसे, ए की राशि हमें दी हुई है 8 5 कितने हैं? 13। ठीक है, ए बी, ए डी बी और सी सबकी राशि मिला कितनी हो जाएगी? 8 + 5 13। और टोटल अमाउंट है कितनी? वो है हमारे पास 46,800 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक का मान निकालेंगे, इधर से इनका निकाल लेंगे फिर वैल्यू। तो 13 एकम 13, 13 × 39, बचा कितना? 7 और 8, 13 × 6 = 78 और 2 जीरो और आएंगे। ठीक है, अब हमें a प्लस डी का हिस्सा हम आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकल जाएगा a और d का हिस्सा। तो क्या करेंगे? 8 की गुना कर दो उसमें, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 की गुना करके। यहीं पे लिख देता हूँ, 8 बराबर क्या हो जाएगा? 8 से गुना करो, 2 जीरो तो आएंगे, 8 6 48, बचा 4, 8 से 24 4 28। तो 28,800 रुपये हैं। 28,800 में से 18,400 इसे मिल गए, तो 10,400 किसका हो जाएगा? डी का हिस्सा हो जाएगा। कितना? 10,400। देख लो इन दोनों को जोड़ के 28,800 ही आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का मान हमें पता चल गया। बी और सी का निकाल सकते हैं आराम से। देखो बी प्लस सी कितना है? 5 है यहाँ पे। तो अगर मैं पूरा इनकम देखूँ इसका, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3600 गुना 5। ठीक है, तो ये मतलब बी प्लस सी की इनकम है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ये कितना है? 9 है। वास्तव में अगर हम इस वाले अनुपात के हिसाब से देखें तो ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 9 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों के हिसाब से तो अनुपात मतलब इनकी राशि कितनी है? 9 है, और मिली कितनी है? ये है। तो हम इस 9 के बराबर भी तो इसको रख सकते हैं, 3600 गुना 5 रख सकते हैं। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? बी और इसकी चाहिए। बी की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 की वैल्यू निकालनी होगी, या एक की निकाल लो पहले। तो 9 एकम 9, 9 चौक 36। तो एक बराबर कितना आ गया? 4 पंजे 20, तो आएगा ये 2000। तो ये बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 दूनी 10, तो 10,000 रुपये। ये तो हो गया बी का हिस्सा। और अगर हमें सी का हिस्सा निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8,000 रुपये किसका हो गया? सी का हिस्सा हो गया। अब देखिए ए और बी का डिफरेंस, ए की है 18,400, बी की कितनी है? 10,000। तो डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस कितना आएगा? 18,400 में से 10,000 घटाओगे तो 8,400 सीधा सीधा डिफरेंस आ गया। ठीक है, हमें सी और डी का डिफरेंस देखना है। सी का डिफरेंस कितना है? सी की वैल्यू कितनी है? वो सी की 8,000 है और डी की कितनी है? 10,400। तो कितनी ज़्यादा है सी से? डी में से सी घटाना पड़ेगा क्योंकि सी का कम है। तो 10,400 में से 8,000 घटाओगे तो 2,400 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2,400। और इनका भी क्या लेना है? डिफरेंस। x माइनस वाई पूछा है, तो इसमें से घटा दोगे 8400 में से 2400, तो x माइनस वाई कितना आएगा? 8400 माइनस 2400 बराबर कितना हो जाएगा? 6,000।
तो 6,000 रुपये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, मैं तब तक इसको रफ करता हूँ। ठीक है।